नमस्कार साथियों। तो आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कई बार आपके सामने आता होगा कि क्या भगत सिंह जी की फांसी गांधी जी द्वारा रुकवाई जा सकती थी, और अगर वो रुकवाई जा सकती थी तो फिर गांधी जी ने ये फांसी रुकवाई क्यों नहीं। तो आज बकायदा बात करेंगे तथ्यों के साथ, एविडेंसेस के साथ, गांधी जी के ओरिजिनल लेटर्स जो कि उस दौरान लिखे गए थे, भगत सिंह जी के लेटर्स, और इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल था उसका क्या स्टैंड था इस पूरे मुद्दे पर। एक एक बात पर तथ्यों के साथ, एविडेंसेस के साथ डिस्कशन होगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने के दौरान कई बार ये प्रश्न सामने आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इस जवाब को समझने से पहले एक पिक्चर पर बात कर लेते हैं। तो इस इमेज में आपको भगत सिंह जी दिख रहे होंगे। ये लाहौर जेल के अंदर खींची गई तस्वीर है। अब हम ये भी बात देखते हैं कि भगत सिंह जी से उनके पिताजी सरदार किशन सिंह, उनके भाई सरदार कुलतार सिंह, उनकी माता अक्सर जेल में भी मिला करते थे, और कई सारे पत्र जो भगत सिंह जी ने इन्हें लिखे हैं, जहां पर उन्होंने ये बात मेंशन की है कि मैं जीना नहीं चाहता। ये बात उन्होंने पर्सनली जब मुलाकात हुई तब भी बोली, और लेटर्स में भी ये बात भगत सिंह जी ने बार बार लिखी है कि मैं नहीं जीना चाहता हूं। इनफैक्ट जब फांसी से कुछ दिन ही बचे थे, बिल्कुल करीब थी फांसी, तब जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके थे, तब भगत सिंह जी के पिताजी सरदार किशन सिंह जी ने एक फाइनल अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की थी कि फांसी रोक दी जाए। लेकिन जब यह बात भगत सिंह जी को पता चली तो वो बेहद नाराज हुए अपने पिताजी से, और एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं, आपने मुझसे बिना पूछे कैसे ये कर दिया, क्यों अपील की। मैं नहीं जीना चाहता हूं, मैं इसलिए मरना चाहता हूं ताकि मेरे अल्टीमेट सेक्रीफाइस की वजह से घर घर में भगत सिंह पैदा हो, हर मां भगत सिंह पैदा करने का सोचे, और तभी ये देश आजाद हो पाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस मैं करूं। ये आपने क्यों प्रिवी काउंसिल में अपील की। तो इससे हमको सबसे पहले तो भगत सिंह जी का स्टैंड क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर वो नौबत क्यों आई, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई जेल डायरी है, जो उन्होंने जेल के अंदर चीजें लिखी हैं, और इस जेल डायरी में उन्होंने काफी बातें की हैं। इन बातों में हमको क्रांति, स्वतंत्रता, धर्म, समाजवाद, साम्यवाद, बहुत सारे मुद्दों पर, विश्व इतिहास, बहुत सारे मुद्दों पर उनके विचार देखने को मिलते हैं। तो इसी भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है, उससे हमको ये क्या सोचते थे उस पूरे घटनाक्रम के दौरान और फांसी के बारे में, उन सब पर हमने अभी अभी बात की। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये स्टेज आई, ये नौबत आई। तो बात है सन 1928 की, जब साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और वो भारत आते हैं ये डिसाइड करने कि क्या भारतीयों को कोई संवैधानिक सुधार देने भी हैं कि नहीं देने हैं। इन 7 मेंबर्स में आपको बीच में जॉन साइमन दिखाई देते हैं, जो इस 7 सदस्यीय साइमन आयोग के अध्यक्ष थे। इनफैक्ट इन्हीं के नाम पर साइमन आयोग का नाम ऐसा पड़ा। और समस्या यह है भारतीयों को कि आप 7 लोगों में से एक भी कोई भारतीय नहीं है, यानी आप ये डिसाइड करने आए हो कि भारत को संवैधानिक सुधार देने हैं कि नहीं, भारत का भविष्य डिसाइड करने आए हो, और आपने इतना भी भारतीयों को लायक नहीं समझा कि एटलीस्ट एक भी भारतीय रख देते। 7 के 7 लोग, सभी के सभी ब्रिटिश, और इसी बात से भारतीयों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी कि आप हमारा भविष्य तय करने आए हो और आपने उस भविष्य को तय करने के लिए हमें ही नहीं शामिल किया। और इसलिए साइमन आयोग के खिलाफ हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। यह बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है जो आपको कई बार किताबों में दिखाई देती है कि साइमन गो बैक के नारे। और इसी तरीके से लाहौर में जब साइमन कमीशन गई थी तो वहां एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो लाला लाजपत राय जी, कांग्रेस के उस समय के नेता, ये लीड कर रहे थे, और वहां पर हो जाता है लाठी चार्ज। और जब वहां पर लाठी चार्ज होता है तो जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। यही व्यक्ति लाठी चार्ज का आदेश देता है, और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ना सिर्फ बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, उनको इतने भयंकर लाठियां मारी जाती हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय
नहीं रहे। लाला लाजपत राय जी की 17 नवंबर 1928 को जब मृत्यु हुई तो पूरा पंजाब उबलने लगा। पंजाब ही नहीं, पूरे देश में गुस्से की भावना थी और पंजाब में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लोग चिंतित थे और बदले की भावना में जल रहे थे, क्योंकि लाला लाजपत राय थे भी पंजाब के नेता। इन्हें शेर पंजाब और पंजाब केसरी यानी प्राइड ऑफ पंजाब कहा जाता है। मीनवाइल जब क्रांतिकारियों को इस घटना का पता चलता है तो वो प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि ठीक 1 महीने के अंदर हम लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेंगे। और ठीक 1 महीने बाद जब वो 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिस पुलिस स्टेशन से एक निश्चित समय पर रोज निकलता था, उसी के बाहर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये मौजूद थे और तब इंतजार कर रहे थे जेम्स स्कॉट का। लेकिन उस दिन, उस क्षण जेम्स स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेपी सॉन्डर्स बाहर निकलते हैं और तब उन्हीं को जेम्स स्कॉट समझते हुए हमारे क्रांतिकारी उन पर करते हैं हमला। और यही वो पिस्टल है भगत सिंह जी की। इस एग्जैक्ट पिस्टल से सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उस समय तो ये सब क्रांतिकारी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आगे चल के इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर जो मुकदमा चलाया जाता है उसको कहा गया है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर मुकदमा केस ये वो मुकदमा है, इसी मुकदमे के तहत इन तीनों को फांसी की सजा तय की जाती है। अब दिनांक ध्यान रखिएगा, 7 अक्टूबर 1930। अभी फांसी हुई नहीं है, अभी डेट डिसाइड की है कि 7 अक्टूबर 1930 को यह बात कही गई कि फांसी देंगे। फांसी की तिथि आगे चलकर तय की जाएगी, लेकिन जब यह बात तय हो गई कि इनको फांसी दी जानी है और सबसे पहला प्रयास ठीक उसी अक्टूबर 1930 में गांधी जी का आता है, तो यह है फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ गांधी जी, अक्टूबर 1930। एकदम तथ्यों के साथ बात, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूं जो गांधी जी ने उस समय इरविन से कही। ही इज अनडाउटेडली अ ब्रेव मैन। तो वो भगत सिंह के लिए कहते हैं कि निश्चित रूप से ये एक साहसी पुरुष हैं, लेकिन वो अपने राइट माइंड में नहीं है। यहां पर दिखता है कि गांधी जी और भगत सिंह का जो वैचारिक मतभेद है वो हमको साफ साफ समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने लिखा है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी देना किसी व्यक्ति को सुधार करने का कोई मौका नहीं देता, क्योंकि जब आप किसी को जान से मार दे रहे हो तो फिर आपने उसको सुधार करने का मौका कहां दिया। और उसके बाद गांधी जी लिखते हैं, आई एम पुटिंग दिस मैटर बिफोर यू एज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। मैं मानवता के आधार पर यह मुद्दा आपके सामने रखता हूं और मैं डिजायर करता हूं कि आप सस्पेंड कर दें ये डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, ताकि देश में इस फांसी को अगर दे दी जाती है तो उसके बाद और उपद्रव ना हो और पीस को, शांति को अफेक्ट ना हो, सब कुछ अच्छा चलता रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी फांसी को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि गांधी जी ब्रिटिशों के खिलाफ सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, जहां पर कई सारे भारतीय लोगों को ब्रिटिश पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन इसी दौरान होता है लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पर कांग्रेस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेती है, क्योंकि उसने तो भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग के लिए सविनय अवज्ञा चलाया हुआ था। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, वो फोन करते हैं इरविन को और बोलते हैं कि सुनो इरविन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को लंदन आना ही है, तुम कैसे कन्विंस करोगे वो तुम जानो, लेकिन लंदन आना ही है। मीनवाइल गांधी जी को भी भारतीय लोगों को जेल से छुड़ाना था और इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता एक शुरू होता है। समझौते के लिए जो बातचीत है उसकी शुरुआत होती है 17 फरवरी 1931। तो 17 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931 के बीच में गांधी इरविन टॉक्स चलते हैं, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली में ये बातें, ये डिस्कशंस होते हैं। लेकिन इरविन ने शुरुआत में ही कह दिया था कि भगत सिंह से संबंधित जो फांसी का मुद्दा है ये इन नेगोशिएशंस में मत रखिएगा, मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। उसके बाद भी 17 फरवरी को ये टॉक्स शुरुआत हुई। उसके बाद भी अगले ही दिन यानी 18 फरवरी को गांधी जी दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं और बोलते हैं वाइस रॉय इरविन को कि ये जो मैं मुद्दा अब आपके सामने रखने वाला हूं इसका हमारे डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि डिस्कशन क्या था
कि गांधी जी को अपनी कुछ मांगे पूरी करवानी है, जैसे जेल से छोड़ो वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ इरविन का मुद्दा था कि गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए कन्विंस करना है, सविनय अवज्ञा स्थगित करवाना है। लेकिन तब भी गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी बोलते हैं कि जो मैं मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं ये हमारे नॉर्मल जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, और शायद ये इनअप्रोप्रिएट होगा, सही नहीं होगा कि इस मंच पर मैं ये बात मेंशन करूं, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, वातावरण सही करने के लिए ये जरूरी है कि भगत सिंह जी का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोका जाए। यह है अटेम्प्ट नंबर 2 और यह है 18 फरवरी 1931, जबकि साफ इरविन ने बोला था कि मैं भगत सिंह का विषय पे कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, फिर भी 18 फरवरी को दूसरा अटेम्प्ट देखने को मिलता है। आइए तीसरा अटेम्प्ट 19 मार्च 1931। तो बेटा 19 मार्च 1931 यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जो फांसी की डेट है वो 4 दिन बाद है, वो 23 मार्च को है और अभी चल रहा है 19 मार्च। 19 मार्च को गांधी जी ने फिर से अपील की और इरविन को कहा कि उनकी जो सजा है, एक काम करो आप कम्यूटेशन कर दो, यानी फांसी की सजा ना देकर आप कोई दूसरा सेंटेंस दे दो, जैसे आजीवन कारावास, लेकिन फांसी मत दो। यह है तीसरा अटेम्प्ट और ये इरविन ने नोट कर लिया था। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इरविन गांधी जी से कन्विंस हुए थे कि नहीं हुए थे, मैं वो भी मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन चौथा अटेम्प्ट देखिए 20 मार्च, गांधी जी ने इस बार मुलाकात की हर्बर्ट एमरसन से। 3 दिन बचे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी को, और यहां पे हर्बर्ट एमरसन जो कि उस समय के होम सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात की, क्योंकि इरविन और गांधी जी के बीच में इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे व्यक्ति से बातचीत करूं जो इरविन से बात करे, क्योंकि मेरे कहने से बात नहीं चल रही है। और सेम बात गांधी जी ने की है कि रिड्यूस कर दो सेंटेंस ऑफ भगत सिंह। और जो उनके साथी हैं जैसे राजगुरु सुखदेव, साथ साथ गांधी जी ने अरुणा आसफ अली जी को मिलने भेजा भगत सिंह जी से कि वो भगत सिंह जी को कन्विंस करें कि आप ये कह दो कि हम और हिंसा नहीं करेंगे, ताकि मुझे बोलने के लिए इरविन से एक और पॉइंट मिले कि इनकी सजा कम कर दीजिए, क्योंकि अब ये किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने वाले हैं। तो भगत सिंह जी आप ये कमिटमेंट कर दो। इसके लिए गांधी जी ने अरुणा आसफ अली को भेजा, लेकिन भगत सिंह जी ने साफ मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो ब्रिटिश हैं, जो खराब ब्रिटिश लोग हैं, उनके मन में भय उत्पन्न करना है ताकि वो भारत को आजादी दें। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम और हिंसा नहीं करेंगे। ये चौथा अटेम्प्ट था। आगे सुने पांचवा और छठवां अटेम्प्ट 21 मार्च को अब गांधी जी इरविन से मिलने गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा 20 मार्च को इन्होंने मुलाकात की हर्बर्ट एमरसन, अब फांसी को बचे हैं मात्र 2 दिन। 21 और फिर 22 मार्च को लगातार 2 दिन गांधी जी ने इरविन से मुलाकात की है। यह है 5th और 6th अटेम्प्ट। और अब बात करते हैं कि फांसी की डेट, यानी 23 मार्च 1931 को जब फांसी की तिथि थी, तब ठीक उसी दिन सुबह गांधी जी ने एक लेटर लिखा, बहुत इमोशनल लेटर। किसको? इरविन को। यह है गांधी जी का 7वां और लास्ट अटेम्प्ट। तो बेटा 7th एंड लास्ट अटेम्प्ट जो गांधी जी का है वो 23 मार्च को है। आप यहां देख सकते हो 23 मार्च 1931 को लिखा गया एग्जैक्ट लेटर। ये जो लेटर है, ये लेटर्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये वीएन दत्ता साहब की गांधी एंड भगत सिंह नाम की पुस्तक में भी आपको मिलेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि गांधी जी ने लिखा है, द वाइस रॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड, though you were frank enough to tell me that there was little hope of your commuting the sentence of death, आपने मुझसे बड़ा फ्रैंक होकर ये बात पहले ही बता दी है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को किसी दूसरे पनिशमेंट में हम तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरी कल डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सप्रू जी जब आपसे यानी इरविन जी से मुलाकात किए थे तो सप्रू जी को लगा कि आप परेशान हैं और अभी भी आपके दिमाग में यह मुद्दा चल रहा है कि क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो सप्रू जी ने मुझे यह बात बताई कि इरविन आप परेशान हैं, तो अगर अभी भी जरा सा भी कुछ हो सकता है तो आप मुझे मौका दें। तो देखो क्या लिखा है गांधी जी ने, इफ देयर इज एनी रूम लेफ्ट फॉर रिकंसिडरेशन आई इनवाइट योर अटेंशन टू दी फॉलोइंग। अगर अभी भी जरा सी भी संभावना है, क्योंकि आप इरविन, आप खुद जानते हैं कि आप भी परेशान हैं,
आप भी ये फांसी नहीं होना देना चाहते हैं? तो अगर आपके मन में जरा सा भी कुछ भाव है तो आप मुझे बताएं। और साफ साफ फिर लिखा, अगर उनकी फांसी की सजा कोई दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट होती है तो आंतरिक शांति आएगी, और अगर एग्जीक्यूशन होता है, माना जाता है उनको फांसी दी जाती है, तो निश्चित रूप से जो पीस है, जो शांति है, वो खतरे में है। क्योंकि भगत सिंह जी की फांसी के बाद कई सारे लोग हो सकता है गुस्से में और क्रांतिकारियों के पथ पर चले। मीनवाइल 23 मार्च 1931 को यह पत्र लिखने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यहां पर फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि गांधी जी ने उस लेटर में यह भी बात लिखी थी कि एग्जीक्यूशन एक ऐसा एक्ट है, फांसी की सजा एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर दे दी उसके बाद फिर पीछे आना संभव नहीं होगा। तो अगर स्लाइटेस्ट चांस ऑफ एरर ऑफ जजमेंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सस्पेंड करो, और फिर हम लोग बाद में विचार कर सकते हैं, लेकिन आज फांसी आप सस्पेंड करो, और अगर मेरा प्रेजेंस नेसेसरी है तो मैं खुद भी आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी फांसी दी जाती है। इनफैक्ट जब तीनों को फांसी के लिए ले जाया जाता है तो इनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट, कोई पछतावा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट वो बहुत खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं कि ये जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, इससे भविष्य में देश स्ट्रांग होगा और घर घर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी मौजूद होंगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से वो जो गृह था जहां पे फांसी दी जानी थी, वो कक्ष इनकलाब जिंदाबाद यानी लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन की क्रांति अमर रहे, इससे गूंज उठता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा असली वजह कि क्या कारण था कि इनकी फांसी नहीं रुक पाई। इरविन कन्विंस हो चुका था। इरविन जो उस समय का गवर्नर जनरल था, वो गांधी जी से और ओवरऑल जो पूरे देश में माहौल था उससे कन्विंस हो चुका था कि फांसी नहीं देनी है। फिर वो असली वजह क्या थी कि क्यों इरविन ने फिर भी फांसी के लिए आगे बढ़े? तो बेटा असली वजह यह है कि असल में हम देखते हैं कि सारे इंग्लिश ऑफिसर्स जो पंजाब गवर्नमेंट के थे, उन्होंने इरविन को साफ धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो डेथ सेंटेंस है उसको हटाया जाता है तो हम सब बल्क में पूरे पंजाब गवर्नमेंट के इंग्लिश ऑफिसर्स रिजाइन कर देंगे। और इसलिए इरविन मजबूर हो गया था कि क्या करें, और इसलिए उसने फांसी की सजा नहीं रोकी। तो यह है सबसे असली वजह। कई सोर्सेस से हमको पता चलता है कि वो कन्विंस हो गया था। इनफैक्ट लॉर्ड इरविन की फेयरवेल स्पीच, लॉर्ड इरविन भारत में गवर्नर जनरल रहे 1926 से 31 में ही लॉर्ड इरविन का कार्यकाल खत्म होता है। तो अपनी फेयरवेल स्पीच में इरविन लिखते हैं कि मिस्टर गांधी पुटिंग द केस फॉर कम्यूटेशन फॉर्मली बिफोर मी रिफ्लेक्टेड फर्स्ट ऑन व्हाट सिग्निफिकेंस इट श्योरली वाज दैट द अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस शुड सो earnestly be pleading the cause of devotees of a creed fundamentally opposed to his own। तो इरविन कहता है कि मैं हैरान हूं कि गांधी जी जो अहिंसा की मूरत हैं, अहिंसा की बात करते हैं, वो ऐसे लोगों का केस और इतना जबरदस्त तरीके से केस मेरे सामने रखे हुए थे कि वो लोग जिन्होंने हिंसा की है उनका केस गांधी जी रख रहे थे कि इनकी सजा कम कर दी जाए, जबकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते हैं और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये हिंसा में विश्वास रखते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी विचारधारा से अपोजिट लोगों का इतना ज्यादा समर्थन गांधी जी ने क्यों किया, मैं हैरान हूं। तो ये खुद इरविन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा है। इसके अलावा आप ये इरविन के द्वारा जो ये ओरिजिनल फेयरवेल स्पीच की कॉपी है, ये भी आपके सामने है। मैंने सिर्फ इसका एक अंश आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं कि अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस बी प्लीडिंग to the cause of devotees of a creed so fundamentally opposite to his own। तो यहां पे वो एग्जैक्ट शब्द लिखे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भगत सिंह के कलीग थे और आगे चल के इनने भगत सिंह पर पुस्तक भी लिखी है जिनका नाम है जितेंद्र नाथ सान्याल। और जितेंद्र नाथ सान्याल जो कि भगत सिंह के कलीग होते हुए उनको बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने सारी चीजों को बहुत पास से देखा। उनने लिखा है कि गांधी इन हिज ओन वे एंड बाय आर्ग्यूमेंट्स he alone can put forward did everything possible to save गांधी जी। तो जितेंद्र नाथ सान्याल लिखते हैं कि गांधी जी ने वो सब कुछ किया जो भगत सिंह जी को बचाने के लिए किया जा सकता था। अगली और सबसे महत्वपूर्ण लाइन सुनिए, यहां पे उन्होंने लिखा है इफ भगत सिंह हैड बीन मिस्टर गांधीज ओन सन ही कुड नॉट हैव डन मोर इन दिस मैटर। अगर भगत सिंह गांधी जी के असली बेटे भी होते तब भी इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। गांधी जी ने वो सब कुछ किया जो भगत सिंह जी को भगाने के लिए, बचाने के लिए किया जा सकता था।
इसके बाद आप यहां पर नोट करें तो बेटा अब असली में ऐसा लगता है कि गांधी जी ने किया ना किया, मुझे उम्मीद है कि वो जो प्रश्न आपके मन में सालों से होगा या आप इधर उधर सुनते होंगे वो सारी चीज के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन एक बात मुझे जो अपनी तरफ से मैं ऐड करना चाहता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि गांधी जी निश्चित रूप से उस समय ऐसे पद पर, पोजीशन पर, लोगों के बीच में उनकी जो लोकप्रियता थी, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश उनको सुनने के लिए मजबूर थे। लेकिन ऐसा सोचना कि गांधी जी ही पूरा देश चला रहे थे, और गांधी जी नहीं भाई, उस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि कॉलोनियल रिजीम थी। गांधी जी तो सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिनकी लोकप्रियता थी, लेकिन ब्रिटिश एक सीमा तक ही उनकी बात को सुनते थे। अगर सच में गांधी जी की बात इतनी ज्यादा सुनी जाती होती तो गांधी जी तो कब से कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज दे दो। क्या ब्रिटिशों ने पूर्ण स्वराज दिया? नहीं दिया। तो जब गांधी जी ने यह बात कही कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी रोक दो, ब्रिटिशों ने नहीं रोकी, तो इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी जी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी। ब्रिटिशों को वो एक हद तक ही कुछ बोल सकते हैं, उसको मानना ना मानना ये तो ब्रिटिशों का ही फैसला था। अल्टीमेटली वो मास्टर थे, हम गुलाम थे, तो इसलिए वो खुद ही एब्सोल्यूट पावर नहीं रखते थे। इस पर्टिकुलर सेशन को अंत में बस इतने में ही मैं कहूंगा कि भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी दोनों ही महान आत्माएं हैं। दोनों ने ही अपने अपने तरफ से वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकते थे अपने तरीकों से देश को आजादी की ओर बढ़ाने के लिए। खत्म करते हैं एक भगत सिंह साहब की जो उनकी जेल डायरी है उसका पेज नंबर 32। वहां पर उनकी कुछ शानदार लाइनें हैं, वो लिखते हैं जो आपको जीवन में याद रखनी चाहिए। और फिलहाल जो परिवेश चल रहा है विशेष रूप से उसमें, कि अधिकार मांगो नहीं बढ़कर ले लो, और उन्हें किसी के द्वारा भी तुम्हें देने मत दो। यदि मुफ्त में तुम्हें कोई अधिकार दिया जाता है तो समझो कि उसमें कोई ना कोई राज जरूर है। तो डोंट आस्क फॉर राइट्स, टेक देम, डोंट लेट एनीवन गिव टू यू। तो कुल मिला के बच्चे, मुझे आशा है कि इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा आज कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह जी की फांसी रोकने का प्रयास किया या नहीं। और आशा है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।